जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने जो MCQs हैं चैप्टर 2 वो अटैम्प्ट करना है। चैप्टर 2 हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, उसके MCQs आज हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए क्वेश्चन नंबर MCQs में पेज 206 पे MCQs हैं हमारी राइज वाली बुक। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। 9 में वगैरह इफ द डिमांड इक्वेशन फॉर ए गुड इज क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 20 माइनस पी एंड द सप्लाई इक्वेशन इज क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 6 प्लस 1.5 पी एंड द प्राइस इज सेट इक्वल टू 2.4 अबव द इक्विलिब्रियम लेवल देयर विल बी एन एक्सेस। अच्छा, ये उसने एक नंबर के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेट कर लिया है जो कि लेंथी है, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी है। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसमें सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम प्राइस आइडेंटिफाई करनी है। इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमें क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड रखना पड़ेगा। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस आइडेंटिफाई कैसे होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होती है, यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी। तो यहाँ पे फर्ज कीजिए कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है, अब हम इस इक्वेशन की को इसमें पुट कर देते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 20 माइनस पी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 6 प्लस 1.5 पी। ये इक्वेशन समझ आती है आपको। हमने इक्विलिब्रियम प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे कि इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करना है हमने। ये 6 इधर आके माइनस हो गया, 20 माइनस 6 ये क्या हो गया 14। पी माइनस है उधर जाके प्लस हो गया 2.5 पी। पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2.5। देखिए क्या प्राइस आती है 5 ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब इस इक्विलिब्रियम वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइस इज सेट इक्वल 2.4 अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। अब ये इक्विलिब्रियम लेवल है 5.6, इसमें प्लस कर दिया हमने 2.4, तो ये कितनी प्राइस आ गई 8.0। कहता है 8 आपके पास प्राइस आ गई। अब इस प्राइस पे बताइए कि कितनी एक्सेस होगी। अब इस प्राइस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट कर लेनी है, इस प्राइस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट कर लेनी है। जरा कैलकुलेट कीजिए, फार्मूला आपके पास ये है। इस प्राइस 8 पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 20 माइनस 8 12। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी 6 प्लस 1.5 इंटू 8 12 18। तो ये 18 है और यहाँ पे 12 है। तो बताइए सप्लाई कितने से ज्यादा हुई 6 से। सप्लाई बी ऑप्शन करेक्ट है। पहले हमने दोनों को इक्वल रख के इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली, फिर उसने कहा इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है मार्केट में चल रही बल्कि 2.4 ज्यादा है, हमने ऐड करके मार्केट में जो करंटली प्राइस चल रही है वो निकाल ली। कहता बताओ इसमें फर्क कितना है, सप्लाई और डिमांड का कितना फर्क है। तो इस प्राइस पे सप्लाई कैलकुलेट की कितनी है, इस प्राइस पे डिमांड कैलकुलेट की कितनी है। हमें पता चला सप्लाई ज्यादा है 18 और डिमांड कम है 12, तो डिफरेंस सरप्लस कितने का आया 6 यूनिट्स का। मैकेनिज्म समझ आया कैसे कैलकुलेशन की हमने, क्लियर है ये? चलिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन, इसके अलावा कोई 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन नहीं है जी। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ए फ्लड डिस्ट्रॉयड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड टू प्रोड्यूस राइस। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो हमारा फ्लड की वजह से एग्रीकल्चर लैंड का डिस्ट्रॉय होगा। व्हाट वुड बी द शॉर्ट रन इफेक्ट ऑन सप्लाई डायग्राम फॉर राइस।
सप्लाई की डायग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखें सप्लाई इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा, प्राइस की वजह से या नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से? नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। तो इसका मतलब है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ए शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। सी ऑप्शन करेक्ट है। मूवमेंट तो नहीं होगी ना, क्योंकि नॉन प्राइस की वजह से है। और राइट भी, राइटवर्ड में शिफ्ट नहीं होगा। राइटवर्ड तो तब शिफ्ट होता है जब सप्लाई बढ़ रही हो, यहां पे तो सप्लाई कम हुई है, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। चलिए 11 से 20 तक, 11 से 20 तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? 15 नंबर, करेक्ट। व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ ए टैक्स ऑन द प्राइस रिसीव्ड एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म? अगर टैक्स इंपोज किया जाए किसी चीज पे तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखें, आपके जहन में जब कभी वो इफेक्ट पूछे इक्विलिब्रियम पे, आपने या तो रफ सी साइड पे डायग्राम बनानी है छोटी, या अपने जहन में डायग्राम बनानी है कि अगर हम अपने जहन में डायग्राम बनाएं इक्विलिब्रियम की और फिर टैक्स इंपोज करें, तो बताइए टैक्स जो है ये डिमांड को इफेक्ट करते हैं सप्लाई को? इसका डिटर्मिनेंट है, ये सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। टैक्स इंपोज करने से सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाती है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो खुद बताइए प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी। और क्वांटिटी पे डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हुई फिर? बेटा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई ये बात? इसके अलावा 20 तक, 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट 21 से 30 तक, 21 से 30 तक कोई प्रॉब्लम? 22, विच causes द डिमांड कर्व फॉर ए गुड टू शिफ्ट टू द राइट? वो कह रहा है इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा? शिफ्ट को अंडरलाइन कीजिए और राइट को अंडरलाइन कीजिए। शिफ्ट का वर्ड हमें यह बता रहा है कि ये कोई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट होगा, और राइट का मतलब यह बता रहा है कि इससे इंक्रीज हो रहा होगा, डिमांड इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है। पहला, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई ये तो डिमांड कर्व का डिटर्मिनेंट है ही नहीं, ये तो सप्लाई का डिटर्मिनेंट है, इररेलेवेंट है, एक्सक्लूड कर दें। नेक्स्ट, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड से डिमांड बढ़ती जरूर है, लेकिन उसे शिफ्ट नहीं कहते, उसे मूवमेंट कहते हैं। ये ऑप्शन भी गलत हो गई। सी, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड। अब कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी अपनी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। हमारी मेन गुड ने कंप्लीमेंट्री गुड के साथ चलना है, इसकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये शिफ्ट तो है, नॉन प्राइस हुआ, लेकिन ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो बाकी डी ऑप्शन बचती है, लेकिन फिर देख लेते हैं कि ये क्यों करेक्ट है। कहते हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हुई तो उसकी अपनी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। हमारी मेन गुड ने अपोजिट चलना है, इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड बढ़ रही है और नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से बढ़ रही है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये ऊपर जो उसने रूल बताया उसके लिहाज से डी ऑप्शन करेक्ट है जी। और कोई क्वेश्चन? 26, suppose that the demand curve for commodity X shifts to the left. डिमांड कर्व लेफ्ट को शिफ्ट किया। वन रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस शिफ्ट वुड बी। क्या रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है? क्या हुआ होगा तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखिए यहां पे भी अंडरलाइन कीजिए, शिफ्ट को भी अंडरलाइन करें और लेफ्ट को भी अंडरलाइन करें। पहला, सप्लाई ऑफ एक्स हैज डिक्रीज्ड फॉर सम रीजन। अब देखें सप्लाई डिक्रीज, क्या डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में हमने कहीं पढ़ा था सप्लाई को? तो ये तो डिमांड का डिटर्मिनेंट है ही नहीं, इररेलेवेंट।
B, the price of X has increased, so people have decided to buy less of it than they did before. अब देखिए प्राइस इंक्रीज होने से शिफ्ट तो नहीं आता, वो तो मूवमेंट आती है। ये ऑप्शन भी गलत हो गई। आगे सी की तरफ चलते हैं। कंज्यूमर टेस्ट हैव शिफ्टेड इन फेवर ऑफ दिस कमोडिटी। अच्छा, कंज्यूमर टेस्ट की वजह से डिमांड में शिफ्ट जरूर आता है, लेकिन वो हमें बता रहा है कि फेवर में शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है? डिमांड इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। एंड दे वांट टू बाय मोर ऑफ इट देन दे डिड बिफोर। तो वैसे में शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन लेफ्ट नहीं है, राइट है। हमने शिफ्ट को भी देखना है, लेफ्ट को भी देखना है। डी, प्राइस ऑफ एक्स हैज फॉलन, सो पीपल हैव डिसाइडेड टू बाय मोर ऑफ इट देन दे डिड बिफोर। गलत। एक तो ये मूवमेंट है, और प्राइस एक्स डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, और ये प्राइस की वजह से वैसे भी चेंज मूवमेंट कहलाता है। ये भी गलत। तो हमारे पास अब ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज इवेंट्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? नन ऑफ दीज इवेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, समटाइम कुछ एमसीक्यूज में लास्ट ऑप्शन होती है ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन दी, बी दी, सी दी, डी में ऑल ऑफ द अबव कहा। आपने अगर इसमें ए आपको लगे ना कि ठीक है, तो फौरन ए को सेलेक्ट नहीं कर लेना, बी और सी को भी देखना है। ऑल ऑफ द अबव का मतलब है ए भी ठीक होगी, बी भी होगी, सी भी होगी। समटाइम ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव की ऑप्शन नजर आए, तो फिर आपने फाइनल डिसीजन करने से पहले सारी ऑप्शंस को वैल्यूएट करना होता है। ये ना ए भी ठीक हो, बी भी ठीक हो, सी भी ठीक हो, और आप ए या बी को टिक लगा के आ जाए, तो पता चले डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करने थे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जी। और कोई क्वेश्चन? 27 वो कह रहा है 4 of the 5 events described below might reasonably explain why the demand for beef has shifted to a new position. shifted को अंडरलाइन कीजिए, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड नहीं उसने मेंशन किया, शिफ्ट को किया है। कह रहा है विच वन इज नॉट ए सूटेबल एक्सप्लेनेशन। कहता है इन जो 5 एग्जाम्पल मैंने दिए ना, इनमें से 4 के केस में तो बीफ की डिमांड में शिफ्ट आ रहा है, या राइट वर्ड आ रहा है या लेफ्ट वर्ड आ रहा है, मेंशन नहीं किया उसने, शिफ्ट आ रहा है। एक में शिफ्ट नहीं आ रहा। बताइए वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से शिफ्ट नहीं आ रहा, हमने ये बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया? द प्राइस ऑफ सम गुड विच कंज्यूमर्स रिगार्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर बीफ हैज राइजन। उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, सब्स्टिट्यूट की, उसकी अपनी डिमांड डिक्रीज हो गई, और बीफ जो है इसकी डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, शिफ्ट आ गया। इसका मतलब है ये हमारी ट्रू ऑप्शन है, हमने रॉन्ग ऑप्शन ढूंढनी है। ए की वजह से डिमांड में शिफ्ट आ रहा है बीफ की, एग्री करते हैं ना? तो ये हमारी रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं है। बी, द प्राइस ऑफ बीफ हैज फॉलन, ये इसकी वजह से मूवमेंट होती है, शिफ्ट नहीं आता। तो हमारी ये वाली ऑप्शन जो स्टेटमेंट के लिहाज से ये गलत ऑप्शन है, यानी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और यही हम ढूंढ रहे थे, यही हम ढूंढ। इसकी वजह से शिफ्ट नहीं आ रहा, हम वो ऑप्शन ढूंढ रहे थे ना जिसकी वजह से शिफ्ट नहीं आ रहा, वो बी है। इसकी वजह से शिफ्ट नहीं आ रहा बल्कि मूवमेंट आ रही। लेकिन सीखने के लिए हम बाकी की रीजंस को भी देख लेते हैं। वो कहता है सी, मनी इनकम ऑफ बीफ कंज्यूमर हैव इंक्रीज्ड। अगर बीफ कंज्यूमर की मनी इनकम इंक्रीज हो जाए तो क्या उस पर शिफ्ट पड़ता है डिमांड? हाँ, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ये भी शिफ्ट आ गया, तो ये भी ऑप्शन हमारी गलत हो। फिर ए वाइड स्प्रेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज अंडरटेकिंग बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ बीफ। एडवर्टाइजमेंट से भी डिमांड कर शिफ्ट करता है, इससे भी शिफ्ट हो रहा है। हमने तो वो ढूंढने थे जिससे शिफ्ट ना हो रहा हो। और ई, देयर इज चेंज इन पीपल्स टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बीफ, इसमें भी शिफ्ट आ रहा है। तो हमारी वो जो ऑप्शन जिसमें शिफ्ट नहीं आ रहा वो बी ऑप्शन है, उसमें शिफ्ट नहीं आ रहा बल्कि मूवमेंट हो रही है। जी क्लियर हो गया भैया? और की क्वेश्चन जी। 25 कहता है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होल्ड्स दैट। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ए सरप्लस ऑफ गुड विल कॉज प्राइस टू फॉल, कि जब गुड्स का सरप्लस होगा प्राइस कम हो जाएगी। गुड्स सरप्लस में होंगी, प्राइस कम। बात ठीक है,
लेकिन क्या लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है? ये तो नहीं बताता। बात ठीक, बात गलत नहीं की उसने, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बता रहा। फिर दूसरी ऑप्शन कह रहा है पीपल नॉर्मली बाय मोर ऑफ ए गुड एज देयर इनकम राइजेस। बात ठीक कर रहा है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो ये नहीं बताता। क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर विलिंगली परचेज इंक्रीजेस एज द प्राइस ऑफ द गुड फॉल। ये बात भी ठीक कर रहा है और लॉ ऑफ डिमांड भी यही बताता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन सीखने के लिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ए गुड परचेज विल डिक्रीज इफ इट गोज आउट ऑफ स्टाइल और इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग ऑफ बेटर क्वालिटी। बात ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये तो नहीं बताता। तो क्वेश्चन में उसने कहा था लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होल्ड्स दैट, क्या स्टेट करता है, क्या बताता है? तो वो सी स्टेटमेंट को बताता है। जी भैया क्लियर हो गई बात? और कोई क्वेश्चन? 31 से ऑनवर्ड 40 तक, 31 से 40 तक कोई क्वेश्चन? 36? अच्छा 36 कहता है लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ ए गुड टू बी ₹5 इफ बायर विश टू परचेज 4000 यूनिट्स पर वीक at that price while seller wish to sell 5000 units per week, then price will tend to increase in future. प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा? अब देखें, प्राइस है 5, बायर्स कम है, सेलर ज्यादा है, एग्री करते हैं? जब बायर्स कम होंगे, सेलर्स ज्यादा होंगे, कौन सी सिचुएशन है मार्केट में, सरप्लस या सरप्लस? सरप्लस में फिर क्या होता है, प्राइस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कह रहा है प्राइस विल टेंड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, नहीं। प्राइस एंड आउटपुट विल टेंड टू रिमेन द सेम, नहीं। प्राइस विल टेंड टू डिक्रीज इन फ्यूचर। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग, दिस कुड नॉट हैपन, नहीं हैपन हो सकता है, ये होता भी है। सरप्लस शॉर्टेज इसी चीज का नाम है जी। 31 से 40 तक और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। 41 से एंड तक 48, ये गलती से शायद 58 लिखा गया है, इसको 48 कर लीजिएगा। तो 48, पहले 48 उन्होंने कहा 48 कर लेते हैं। इन्हें मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी किस इकोनॉमी को कहते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। फ्री इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, और फ्री इकोनॉमी किसको कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। वो कहता है द शॉर्ट रन रिएक्शन टू ए शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी आफ्टर एन इंक्रीज इन डिमांड विल बी दैट। वो कहता है शॉर्टेज, कमोडिटी की शॉर्टेज हुई है, इसकी वजह से क्या होगा फिर, अगर शॉर्टेज है, हो गई किसी इकोनॉमी में क्रिएट हो गई शॉर्टेज, तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी। अच्छा, प्राइस जब बढ़ेगी तो मुझे बताइए क्या इससे लोगों की कॉस्ट पे भी कोई फर्क पड़ता है? डिमांड बढ़ी किसी चीज की, उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई, क्या इससे कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ता है? कॉस्ट तो वही रहती है उनकी। तो इसका मतलब है प्राइस भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी जी। और कोई क्वेश्चन? (41) आपने कहा, कह रहे व्हेन वी से दैट ए प्राइस इन ए कंपेटिटिव मार्केट इज टू लो टू क्लियर द मार्केट। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है ना, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, उससे क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। आपने शायद वो नोट्स में पढ़ा होगा, ये टर्म यूज हुई है, क्लियरिंग प्राइस। तो वो कहता है अगर प्राइस जो है वो बहुत कम है, टू लो टू क्लियर द मार्केट, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस कम है, वी यूजुअली मीन दैट, क्या होता है इसका मतलब, द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। क्या इसका यह मतलब है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ध्यान में रखिएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस नीचे है, कम है, तो इसका क्या मतलब, क्या चीज ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है,
सप्लाई। भाई डायग्राम ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। कहता है इससे टू लो है, लो नीचे डाउनवर्ड, ये है इस वक्त प्राइस। यहां पे डिमांड बताइए ज्यादा है कि सप्लाई? डिमांड ज्यादा है, इस प्राइस पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो वो क्या कह रहा है? द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। नहीं, गलत। फिर कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू बाय इनफ एट दैट प्राइस। नहीं, कंज्यूमर तो बाय करना चाहते हैं, ये तो उनकी फेवर में है, ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है। क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड एट दैट प्राइस, ये ऑप्शन ट्रू है। नो प्रोड्यूसर कैन कवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट दैट प्राइस। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट प्राइस से कम प्राइस हो फिर भी कंज्यूमर को वारा खा रही होती है, उस पर भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या होगी? सी। 43, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, इनकम इफेक्ट ऑफ दिस प्राइस चेंज। अब देखें, प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो कम हो गई, ठीक है। इसका हमने देखा था जब प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड में, कि जब प्राइस कम होती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके दो, एक इनकम फैक्ट होता है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इनकम फैक्ट क्या है? एग्जिस्टिंग कंज्यूमर विल बाय मोर। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट क्या होता है? दूसरी प्रोडक्ट के कंज्यूमर चीपर गुड की तरफ शिफ्ट करेंगे। कहता है विल यूजली कॉज एक्स परचेजेस टू इंक्रीज। क्या एक्स की परचेज इंक्रीज होंगी? अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल कर जाए, कम हो जाए, क्या एक्स की परचेज इंक्रीज होंगी? बिल्कुल होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन ये है, लेकिन दूसरे भी पढ़ लेते हैं। विल यूजली कॉज एक्स परचेजेस टू डिक्रीज, गलत। प्राइस कम हुई है तो परचेजेस जो है वो बढ़ेंगी। मे कॉज एक्स परचेजेस इधर टू इंक्रीज और डिक्रीज। नहीं नहीं, जब प्राइस कम होती है तो इंक्रीज ही होती है, अनलेस के वो कोई गिवन गुड हो। लेकिन गिवन गुड होती तो यहां पे मेंशन करता, वो उसने इसके बारे में नहीं बताया, इसका मतलब ये नॉर्मल गुड है। बाय डेफिनेशन नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज एक्स परचेजेस, नहीं, गलत है। विल नॉट अप्लाई सिंस इनकम फैक्ट्स रेफर टू चेंज इन स्पेंडेबल इनकम नॉट टू प्राइस चेंज। नहीं नहीं, ये भी गलत है। याद रखें, क्या प्राइस चेंज की वजह से इनकम इफेक्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। आपको बताया था जब प्राइस डिक्रीज होती है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो पहले की निस्बत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो प्राइस कम होने से भी लोग अमीर होते हैं, रियल इनकम की वजह से। एग्जैक्टली जी। 50 तक और कोई क्वेश्चन? एंड तक। 44, द राइज इन द प्राइस ऑफ बटर विल लीड टू ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर बटर। क्या ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? भैया बटर की प्राइस इंक्रीज हो जाए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? क्यों लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों नहीं होगा? प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड कम नहीं होगी क्या? तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा क्या? ये मूवमेंट हो रही है, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये मूवमेंट हो रही है। बी, ए राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर बटर सब्स्टिट्यूट। बटर के सब्स्टिट्यूट में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, क्या सही कह रहा है? नहीं, बटर की प्राइस इंक्रीज हुई, बटर की अपनी डिमांड क्या होगी? सब्स्टिट्यूट अपोजिट मूव करती है, तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी नहीं क्या? तो राइटवर्ड शिफ्ट ही आएगा। मूवमेंट कैसे आएगी भैया? सब्स्टिट्यूट है ये, तो ऐसे ना करें यार, सारा चैप्टर पढ़ने के बाद ये बात ना करें। तो ये सबसे, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर बटर सब्स्टिट्यूट, कह रहा है बटर के सब्स्टिट्यूट में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। नहीं नहीं, राइटवर्ड आ रहा है, हमने अभी देखा है। नन ऑफ द अबव, तो ये गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुए? क्लियर हो गई? किन्होंने पूछा था? ये क्लियर हो गई भैया? और कोई क्वेश्चन? 42, गुड ग्रोइंग कंडीशंस फॉर वीट वुड प्रोबेबली। कहता है अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी हो, जिससे गंदम अच्छी सप्लाई हो जाए, तो क्या होगा?
इंड्यूस ग्रेटर डिमांड फॉर वीट यील्डिंग ए हायर प्राइस। अगर गंदम वीट जो है उसकी सप्लाई ज्यादा होती है तो इससे उसकी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि वीट की अगर सप्लाई डबल हो जाए तो हम आज से डबल खाना खाना शुरू कर देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, सप्लाई डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। बी कॉज वीट सप्लायर्स टू मूव अप देयर सप्लाई कर्व्स टू ए हायर प्राइस। सप्लाई ज्यादा हो गई तो फिर वीट सप्लायर क्या करेंगे, अपना सप्लाई कर्व जो है वो हायर प्राइस कर देंगे। नहीं, याद रखें जब कभी सप्लाई इंक्रीज होती है प्राइस तो डाउनवर्ड आती है। कॉज पीपल टू रिड्यूस देयर डिमांड फॉर वीट, नहीं, डिमांड तो डिटर्मिनेंट है ही नहीं, डिमांड जो है सप्लाई डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है। डी इंड्यूस ए राइटवर्ड शिफ्ट इन वेट सप्लाई कर्व, वो वेट के सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। तो हमारी डी ऑप्शन करेक्ट है 42 में जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब चैप्टर 3 की तरफ आ जाइए जरा। जी अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में हमारा एक लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रह गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो हम चैप्टर 3 कवर करने के बाद उसको पढ़ेंगे। उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो चैप्टर 3 का कंसेप्ट है, तो चैप्टर 3 को कवर किए बगैर उसको समझा नहीं जा सकता। चैप्टर 3 चैप्टर है क्या हमारा, यह है इलास्टिसिटी से रिलेट कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी है क्या चीज। देखिए ये जो हमने चैप्टर 2 में लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, ये उसकी एक्सटेंशन है, उसका नेक्स्ट स्टेप है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है, कहता है अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड ये तो बताता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, ये नहीं बताता कि प्राइस कितने इंक्रीज होने से डिमांड कितनी डिक्रीज होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। हम देखिए अपनी कॉमन लाइफ में ये ऑब्जर्व तो करते हैं कि चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होने से उनकी डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन कुछ चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड ज़्यादा डिक्रीज होती है, कुछ के प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम डिक्रीज होती है। तो प्राइस कितनी इंक्रीज होने से डिमांड कितनी डिक्रीज होगी, या प्राइस कितनी डिक्रीज होने से डिमांड कितनी इंक्रीज होगी, ये क्वांटिफिकेशन लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता।
लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन जरूर बता देता है कि प्राइस डिक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कितनी प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है, ये क्वांटिफिकेशन हाउ मच का आंसर ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ये आंसर ढूंढने के लिए हमें टॉपिक स्टडी करना पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी इसमें है, लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होंगे। इससे हमें ये बात पता चली कि एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में हमने कैलकुलेटर भी साथ लेके जाना, उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी है क्या चीज, इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स। स्टडी क्या करने जा रहे हैं इस चैप्टर में हम, इलास्टिसिटी क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज के चेंज होने से कोई दूसरी चीज कितना चेंज होगी, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछें सर बड़ी टाइप्स क्या है इलास्टिसिटी की, तो मैं कहूंगा दो, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन किसी एक चीज में परसेंटेज चेंज ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अदर थिंग, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर आप मेरे से कहें सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर आप इसे किसी फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरह, सप्लाई को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू या डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या बना, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, किसकी वजह से, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला ये है तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वही कंसेप्ट है। आप चाहे तो सप्लाई की इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो डिमांड की इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो P है ये शो करता है प्राइस को इकोनॉमिक्स में, और इसके साथ मैंने छोटा सा इसके पाँव में लिखा है E और S। E और S का मतलब, हाँ चरणों में बिल्कुल से, E और S का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू या डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू या डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, ये होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। अच्छा अब सुनिए, क्या डिमांड के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनको एक दफा अपने जहन में लेके आइए। इनमें से कुछ डिटर्मिनेंट क्वांटिफाइबल है, कुछ डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जो क्वांटिफाइबल नहीं है, जैसे टेस्ट या प्रेफरेंस वगैरह क्वांटिफाइबल नहीं है। प्राइस या इनकम क्वांटिफाइबल है। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जब आपने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन व्हाट डिटर्मिनेंट, वो कहते हैं चेंज किसी भी क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट की बेस पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की जा सकती है प्राइस की बेस पे भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की जा सकती है इनकम की बेस पे भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की जा सकती है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बेस पे भी। ठीक है, तो ज्यादातर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की जाती है वो प्राइस की बेस पे ही कैलकुलेट की जाती है, लेकिन याद रखें प्राइस के साथ साथ हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बेस पे भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अदर गुड्स की प्राइस की बेस पे भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी सप्लाई की भी कैलकुलेट होती है, डिमांड की भी कैलकुलेट होती है। डिमांड की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, या तो हम प्राइस को बेस बना के डिटर्मिनेंट बना के इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, या हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर को बेस बना के इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, या हम अदर गुड की प्राइसेस को बेस बना के इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें। जब हम प्राइस को बेस बना के इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं डिमांड की, इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसे एब्रीविएट किया जाता है PED। ठीक है, जब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर को बेस बना के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, इसे कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको लिखा जाता है YED। और ये जो Y है ये बड़ा है, ED जो है वो उसके पाँव में छोटा सा हम लिखते हैं। इकोनॉमिक्स में Y कहते हैं इनकम को, Y का अल्फाबेट यूज होता है इनकम के लिए, P का अल्फाबेट यूज होता है प्राइस के लिए, और X का अल्फाबेट यूज होता है अदर गुड्स को शो करने के लिए, अदर गुड्स को शो करने के लिए। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस से मुराद क्या है? अदर गुड्स। अदर गुड्स फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट गुड, रिलेटेड गुड। अदर गुड्स से मुराद रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड टाइप्स पढ़ी ना, टाइप ऑफ गुड्स, इंडिपेंडेंट गुड और रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में 2 तरह की गुड्स आती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट गुड। तो कुछ समझ आए? जरा रिवीजन करते हैं। मुझे बताइए इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है, कि हमने लॉ ऑफ डिमांड को क्वांटिफाई करने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी में हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी गुड की प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड या सप्लाई पे कितना फर्क पड़ता है। अगर हम देख रहे हो प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे कितना फर्क पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर हम देख रहे हो प्राइस चेंज होने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, डिमांड जो है उसके डिटर्मिनेंट्स में क्या सिर्फ एक ही क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट है, प्राइस ऑफ द गुड, या और भी डिटर्मिनेंट है? अब सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करें। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने ये तो नहीं कहा, अब मैं थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। अगर मैं आपसे कहता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, मैंने ये तो नहीं बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो नहीं बताया। तो आप अपने आंसर को भी जनरल रखें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन। अगर मैं आपसे कहूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, आप कहेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन। अगर मैं आपसे कहूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर मैं आपसे कहूं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड ए, हमारी मेन गुड, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड।
क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास इलास्टिक का बेसिक फार्मूला है या डेफिनेशन है। इस फार्मूले में आप ये दो चीजें इनपुट करके इसी को इलास्टिक ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इसी को इलास्टिक ऑफ डिमांड की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और फिर आगे फर्दर इसी को प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इसी को इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और इसी को क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड का फार्मूला लिख के दो, तो आप क्या लिखेंगे? प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब चूंकि इलास्टिक ऑफ डिमांड है तो यहां पे डिमांड आ जाएगा। अगर इलास्टिक ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हुए तो यहां पे सप्लाई आ जाएगा, और यहां पे वो डिटर्मिनेंट आएगा जिसको चेंज करके हम इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि डिमांड के केस में या तो होगा प्राइस, या होगा इनकम, या होगा प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इस प्राइस में और इस प्राइस में फर्क है। ये है प्राइस ऑफ द मेन गुड और ये है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, और ये इनकम है। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूं इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड का फार्मूला बताइए, डिफाइन कीजिए, आप क्या कहेंगे? इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड वाई, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू या डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड का फार्मूला बता दो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। तो समझ आया इलास्टिक का मतलब क्या है? कि ये देखना कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड या सप्लाई में कितना चेंज आता है, या इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, या अदर गुड्स की प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। तो ये कंसेप्ट समझ आया आपको? अच्छा, अभी हमने फिलहाल सप्लाई की तरफ नहीं जाना, इस लेक्चर में पढ़ेंगे जरूर, इस लेक्चर में नहीं जाना। क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड की तरफ भी नहीं जाना, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड की तरफ भी नहीं जाना। अब हमने प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? तो मुझे बताइए प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। यह है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये 5 इसकी टाइप्स हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है। हाँ, कल सुन लीजिए, कल हम स्टार्ट कहां से? कल ये मैं सारी डायग्राम आपके सामने नहीं रखूंगा, ये सारी डायग्राम पूरे चैप्टर को कवर करके मैंने बनाई है। कल मैं फोकस करूंगा इसको, तो कल स्टार्ट हमारा यहां से होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि दूसरे डिटर्मिनेंट को चेंज करने से अदर टाइप भी बन सकती है। जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर